जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, जी तोड़ कर तैयारी कर रहा हूँ। चिंता मत करिएगा, सफलता आपके द्वार पहुंचेगी। 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास मैंने आपको निरंतर पढ़ाई में जोड़ने के लिए स्टार्ट की है कि आप 9:30 बजे इस क्लास को देखो और निरंतर रूप से एक इकोनॉमिक्स का जो शब्द है उसको आप पढ़ लो। 365 दिन आपको 9:30 बजे एमसीक्यू और क्लास दोनों दिखाई देगी। बेहतर तैयारी करने का एक जरिया होगा। अब आपने कहा कि सर ये शब्द आप जो लेकर आते हो, ये अचानक से शब्द क्यों देते हो? जिस तरह से परीक्षा में आप जब पहुंचते हो तो संपूर्ण तैयारी रहती है आपकी, लेकिन जब अचानक से क्वेश्चन आता है तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो। ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी मान लो आप कि आपके सामने एक शब्द आएगा और उस पर बेस्ड होकर क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, वो सबसे बड़ा मायने रखता है। और इसीलिए 365 दिन की ये क्लास अगर आप कर ले जाते हो तो मैं लिख कर दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप अकस्मात आने वाला जो पेपर है वहां पर परीक्षा भवन में, उसके संदर्भ में कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, धड़ाधड़ पेपर निकाल कर ले आओगे। इसीलिए कहता हूं, निरंतरता, परिश्रम और अभ्यास, ये तीन चीजें अगर आपके साथ में है और मन में उत्साह आगे बढ़ने का, तो 100% आप कोई भी परीक्षा विश्व की है उसको क्रैक कर ले जाओगे। क्यों रह जाते हैं 4 नंबर से, 5 नंबर से? सारी तैयारी होने के बावजूद भी आप 4 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 10 नंबर से रह गए। क्यों? क्योंकि आपने जब पढ़ाई की तो उसमें भूलने के भी कॉन्सेप्ट थे कुछ। आपने एक शब्द पढ़ा, लिक्विडिटी ट्रैप, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आया तो हमने अभ्यास में ये हमारे आया ही नहीं और क्वेश्चन हम भूल गए। या आया भी तो बड़े ऊपरी स्तर से क्वेश्चन को देखा, हमने आंसर रट लिया, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमने समझा नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया। और इस तरह से जो मामूली मिस्टेक्स होती हैं वो आपको परीक्षा में पीछे धकेल देती हैं और उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ा देती हैं जो इस तरह की मिस्टेक नहीं करते। तो आपका भी सिलेक्शन हो, इस आशा के साथ में, इस विश्वास से ये क्लास स्टार्ट की और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्लास को देखोगे और लगातार आप अगर यहाँ इसको देख लेते हो तो मुझे पूरा विश्वास है आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप में क्षमताएं हैं। ये मैं जानता हूं कि आप में क्षमताएं हैं और इसी कारण से मुझे इस विश्वास के साथ में ये क्लास स्टार्ट किया है मैं कि आप में जब क्षमताएं हैं तो क्यों 4 नंबर 5 नंबर से आप पीछे रह जाएं? बढ़ सकते हैं तो बढ़ाने का काम करता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं। निरंतर रूप से आप मोटिवेट रहिएगा, आत्मविश्वास से आगे बढ़िएगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चिंता मत करिएगा। निरंतरता बनाए रखने के लिए 9:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है और एक टॉपिक लेकर आ जाता हूं जिसमें एमसीक्यू होते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास होती है और उस बेस पर अगर आप लगातार चलते रहोगे तो इकोनॉमिक्स की चुनौती आपकी समाप्त हो गई। इकोनॉमिक्स और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप सबसे लास्ट में पढ़ते हो। हम चाहते हैं कि आप साथ में पढ़ते चलो, जिस तरह से अन्य सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं उसी तरीके से आप ध्यान देते चलो। तो चलते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप। आपने सुना होगा लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है? अगर सुना है तो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। श्रृंखला में क्वेश्चन का आंसर हमने 5 लिया है आज, जो हम देते हैं आप लोगों को बाद में कि भाई सॉल्व करके बताओ। अब हमने समझा दिया है कॉन्सेप्ट, तो भाई कॉन्सेप्ट समझा दिया तो सॉल्व करके बताओ, तो बताओ। अब निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य तरलता जाल की स्थिति में केंद्रीय बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है? किसके लिए? केंद्रीय बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती। चुनौती तो है ही बहुत सी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति के दबावों का प्रबंधन करना, अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन करना, ब्याज दरों को एक वांछित स्तर पर बढ़ाना और अपस्फीति के जोखिमों का मुकाबला करना। तो अगर जवाब पता है
तो ऑप्शन में आंसर लगाओ कि सर इसका जवाब ये होगा। फटाफट इसका जवाब आप बताओ और बताकर हमें प्रेषित करो कि इसका आंसर ये होगा। और नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस लिक्विडिटी ट्रैप में? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिक्विडिटी ट्रैप में। सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, तरलता जाल होता क्या है, क्या है? पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है। फिर इसकी विशेषता भी पढ़ लेंगे हम लोग कि तरलता जाल की विशेषता क्या है, क्या क्या इसमें होता है, फिर क्यों होता है तरलता जाल, ठीक है। तरलता जाल क्यों बनता है, क्यों बनता है, इसको भी हम लोग एक तरह से कारण जान लेंगे, अर्थात इसके कारण, तरलता जाल के कारण, ठीक। और फिर इसका प्रभाव देख लेंगे तरलता जाल का, और प्रभाव के बाद में इसके उपाय देख लेंगे। अर्थात सारे कॉन्सेप्ट को जब हम देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर मामला, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो क्या है, सबसे पहले तो तरलता जाल, पीपीटी के माध्यम से भी हम चीजें एक तरह से बताते हुए चलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हम तरलता जाल को समझ लेते हैं, फिर हम लोग पीपीटी का सहारा लेते हुए चीजों को लेकर चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तरलता जाल होता क्या है इसको समझना, ठीक है। देखो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, अर्थात मुद्रा की पूर्ति ही तरलता का निर्धारण करते हैं, उसी के माध्यम से जितनी मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी, ये मानते हैं अर्थव्यवस्था में, तरलता उतनी ही ज्यादा है, उतना ही पैसा ज्यादा है। और जितनी कम यहां पर होगी उतनी ही तरलता कम मानेंगे अर्थव्यवस्था में, ठीक। अब होता क्या है तरलता जाल के रूप में कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, मुद्रा की पूर्ति एक तरह से ज्यादा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति अगर ज्यादा है तो हम उसको कम कैसे करेंगे, अर्थात तरलता को अर्थव्यवस्था में कम कैसे करेंगे? तो आप कहोगे तरलता को कम करने के लिए तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, तो इससे क्या होता है, तरलता कम हो जाती है, तरलता कम हो जाती है, ठीक। इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अर्थात ब्याज दर को बढ़ा दिया, तो इससे तरलता कम हो जाती है, समझिएगा आप, ठीक। और अगर तरलता बढ़ाने है तो क्या करना है, तो कहोगे कि सर तरलता अगर बढ़ानी है तो ब्याज दर को कम कर दो, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दो, कम कर दो। तो तरलता अर्थात मनी यहां पर जो है, ये M1 वो वाला नहीं, एम एक तरह से एन लिख लो, ठीक है, ML लिख लो या, ठीक। नहीं तो आप M1 उसको समझ जाओ, M1 M2, ठीक है। अर्थात तरलता बढ़ जाएगी सर, ठीक। अब तरलता जाल क्या होता है, ठीक। तरलता जाल क्या होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंच गया है यहां, ठीक। और अर्थव्यवस्था में पैसा ज्यादा पहुंच गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उससे नीचे अगर ब्याज दर अगर कुछ भी कम करता है बैंक, ठीक, तो ये मान लेते हैं लोग कि अब इससे कम ब्याज दर नहीं होगी कम, समझिएगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब लोग इस तरह से मान लें कि अब इससे ज्यादा ब्याज दर कम नहीं हो सकती है, अर्थात जीरो इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि हो गया है, शून्य ब्याज दर हो गई, अब इससे कम नहीं हो सकती है अर्थव्यवस्था में, क्या, पैसा ब्याज दर कम, बस ये स्थिति आ गई। तो लोग क्या करेंगे कि पैसे को होल्ड करना शुरू कर देंगे, और जब पैसे को होल्ड करना शुरू कर देंगे तो वही कंडीशन कहलाती है तरलता जाल, लिक्विडिटी, एक तरह से ट्रैप के नाम से जानते हैं। अर्थात वो स्थिति जिससे नीचे ब्याज दर कम नहीं हो सकती है, तो लोग अपने पास पैसा होल्ड करके रखना शुरू कर देंगे। क्यों बैंक को नहीं देंगे, बैंक को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बैंक अब हमको एक तरह से ब्याज दर देगा ही नहीं,
ज्यादा। तो इससे बढ़िया तो हम अपने पास रखें, इससे बढ़िया तो हम अपने पास रखें। तो जब बैंकों को नहीं मिलेगा, इसका मतलब है निवेश नहीं होगा, अर्थात लोग अपने पैसे को बैंक के पास जमा नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही निवेश के लिए वो पैसा देते, ना ही निवेश के लिए देंगे। फिर कहेंगे अरे यार बहुत कम ब्याज दर मिल रहा है, इससे बढ़िया अपनी जेब में रखो। तो जो कंडीशन बनी, क्या वो उससे कम नहीं हो सकता ब्याज दर? ठीक, तो उससे कम नहीं हो सकता है। तो वहां की कंडीशन में क्या होता है, तरलता जाल की कंडीशन बनती है, अर्थात लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बनती है, लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग यहां पर तरलता जाल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है तरलता जाल? वह स्थिति है जब लोग मानते हैं कि ब्याज दरें अब और नीचे नहीं जा सकती हैं, इसलिए वे सोचकर अपना सारा धन नगद में रख लेते हैं कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ेंगी और उन्हें नुकसान ना हो। इस कारण लोग ना तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, ना निवेश करते हैं और ना ही खर्च करते हैं। अपने पास ही पैसा रख लेना तरलता जाल को पैदा कर देता है, ठीक, लिक्विडिटी ट्रैप को पैदा कर। एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब ब्याज दर बहुत कम या लगभग शून्य हो जाती है, या फिर भी लोग पैसा खर्च करने या निवेश करने के बजाय नगद में ही धन रखना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बेअसर हो जाती है और अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ती है। ये तो दो कॉन्सेप्ट याद रखना कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, लोग पैसे को रख लिए, लोगों के द्वारा पैसे को रखना, ठीक है, पैसे को अपने पास रखना, पहली कंडीशन तो यह है, अपने पास रखना, पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेअसर हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, बेअसर हो गई, ठीक है, वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं करती है, काम नहीं करती है, ठीक, और लोग अर्थव्यवस्था में डिमांड भी नहीं करते, मांग भी नहीं करते, मांग भी नहीं करते। तो ये तीनों ही कंडीशन यहां पर निकल कर आएंगी, किसमें, तरलता जाल में निकल कर आएंगे। एक तरह से अगर देखा जाए तो यही ग्राफ बनाया है, यही लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन है। ये लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन है जहां पर एक तरफ मनी होल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट रेट कम कर होने के बावजूद भी मनी रेट यहां पर कम होते हो, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जब ब्याज दर इतनी कम हो जाती है, अक्सर शून्य के करीब पहुंच जाती है, तो केंद्रीय बैंक और पैसे छापे भी तो भी लोग खर्च या निवेश करने के बजाय नगद के रूप में ही रखना पसंद करते हैं। ये अगर आरबीआई ब्याज दर 0.5% कर दे, तो बाजार में बहुत सारा धन डाल दे, तो भी लोग कह सकते हैं कि भविष्य में अनिश्चित है, अभी खर्च या निवेश करना जोखिम है, बेहतर है कि पैसा नगद में ही रखें। ऐसी स्थिति को ही हम क्या कहेंगे, तरलता जाल कहेंगे इसी स्थिति को। तो क्या क्या विशेषताएं होंगी फिर तरलता जाल की, ठीक है, तरलता जाल की क्या क्या विशेषताएं होंगी अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी तरलता जाल की। तो पहली तो क्या है, केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें यहां पर क्या होती हैं, जीरो, शून्य या उसके करीब होती हैं, ठीक है। ब्याज दरें क्या होती हैं, शून्य होंगी, ठीक है, यह विशेषता है, या उसके करीब होंगी, उसके करीब होगी, इसी को हम कहेंगे तरलता जाल, ठीक, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तरलता जाल के रूप में रिप्रेजेंट, ठीक है। मौद्रिक नीति बेफल, एक तरह से विफल हो गई होगी, ठीक है। आपूर्ति बढ़ाता भी है तब भी लोग अपने खर्च में वृद्धि नहीं करते, ठीक है। तो मौद्रिक नीति विफल हो चुकी हो, मौद्रिक नीति क्या हो चुकी हो, विफल हो चुकी हो, ये यहां पर विशेषता है। दूसरी कंडीशन याद रखेंगे इसको, ठीक है। तीसरी कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है,
तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि नगद की अत्यधिक मांग बढ़ जाए अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नगद की अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ जाए, नगद की मांग बढ़ जाए। हो सकता है कि नगदी में ही पैसा रखना पसंद करना शुरू कर दे। ठीक है, नगद में ही पैसा रखना शुरू कर दें, नगद में पैसा रखना शुरू कर दें, रखना प्रारंभ कर दें लोग। हो सकता है कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि लोग नगद में ही पैसा रखना शुरू कर दें, ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर निवेश में भी और खपत में दोनों में गिरावट देखने को मिलने लगती है। निवेश में और खपत में दोनों में ही गिरावट देखने को मिलती है। निवेश में और खपत में दोनों में गिरावट देखने को मिलती है, दोनों में गिरावट देखने को मिलती है। याद रखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को यहां। तो चारों पॉइंट याद रहेंगे आपको विशेषता के रूप में। देख लेते हैं, ब्याज दरें लगभग शून्य हो जाती हैं, लोग कर्ज नहीं लेते हैं क्योंकि डरते हैं कि निवेश घाटे का सौदा हो सकता है। मौद्रिक नीति आपूर्ति बढ़ाता भी फिर भी लोगों के खर्च में वृद्धि नहीं होती है। नगद की अत्यधिक मांग हो जाती है, लोग बैंक जमा या निवेश के बजाय नगद रखना सुरक्षित मानते हैं और निवेश और खपत दोनों में गिरावट होते हुए दिखाई देती है। और इस तरह से ये कंडीशन बनती जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तरलता जाल के फिर कारण क्या है सर? भाई ये कंडीशन बनती क्यों है? इसके कोई ना कोई तो कारण होंगे तरलता जाल के, जिसके कारण से ये कंडीशन बनती है। ठीक, ऐसा इसलिए बनती है क्योंकि वास्तव में क्या है कि सरकार के द्वारा अचानक से लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आरबीआई के द्वारा, कि आरबीआई कहती है, सोचती है कि भैया लिक्विडिटी हम बढ़ा देते हैं। तो हो सकता है क्या कि लिक्विडिटी अर्थात तरलता को बढ़ाने के प्रयास में, ठीक है, ब्याज दरें अत्यधिक कम कर दें, ब्याज दरें अत्यधिक कम कर दें और वो अचानक से इतनी कम हो जाए जिसकी कोई लिमिट नहीं, और ये माना जाने लगे कि भैया अब इससे कम नहीं होगी ब्याज दर। लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि भैया इतनी आ गई, अब इससे कम नहीं होगी। ये एक तरह से क्या है कि आ गई, तो कंडीशन बन जाती है आपकी इस तरह की तरलता जाल की। लोग पैसे को होल्ड करना शुरू कर देते हैं कि यार बैंक से बढ़िया है कि अपने जेब में ही रखें यार। अब 2% ब्याज दर हमें क्यों किसी को देकर बैंक को हम क्यों देंगे, क्यों पैसा देंगे बैंक को? तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होता है? भविष्य को लेकर अनिश्चितता आ जाए, ये भी है। ठीक है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता आ जाए, जैसे युद्ध की घोषणा हुई, ठीक है, जैसे कोविड के समय ये भी थी भविष्य की अनिश्चितता, या युद्ध के समय, जैसे युद्ध के समय बनते हुए दिखाई दी। इसीलिए ये हमने चर्चा किया इस शब्द को, क्योंकि पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लोग अपने पैसे को स्टॉक करना शुरू कर दिया। अरे भैया पैसा बचा के रखना, युद्ध होने वाला है, पैसा बचा के रखना, युद्ध होने वाला है। तो ऐसी कंडीशंस में लोग पैसे को एक तरह से होल्ड करना शुरू कर दें, किसी कारण से, भविष्य की अनिश्चितता को देखकर कि भैया हमको भविष्य में हो सकता है कि यहां पर नुकसान हो, भविष्य में युद्ध आ जाए या कोविड-19 जैसी कंडीशंस बन जाए, तो पैसा खर्च करने से लोग डरने लगें। ठीक है, इसलिए भी आ सकता है क्या, निवेशक जो है वो, अभी हमने जो एक तरह से निवेशक का भरोसा जीता था, किसी को एक तरह से नुकसान उठाना पड़ जाए निवेशक को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में निवेशक के भरोसे के कारण से, जैसे मान लेते हैं कोई निवेशक है, उसका भरोसा टूट जाए कि भैया इससे ने पैसा डुबा दिया, अब हम बैंक में पैसा नहीं देंगे, ये बैंक तो डूब गई। अब अचानक से बैंक डूब जाए तो लोग पैसे को स्टॉक करना शुरू कर देंगे, अदर बैंक से भी पैसा निकालना अपने पास में रख देंगे और कहेंगे कि भैया बैंक डूब रही है, पैसा बचा के रखो। कुछ भी हो सकता है ना, पैसा बचा के रखो। उस कंडीशंस में भी क्या होगा कि जो भरोसा है वो अगर टूट जाए तो भी
लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बन जाती है। मंदी की स्थिति आ जाए तो भी बन सकती है यहां पर, या आर्थिक ठहराव आ जाए, ठीक है, मंदी की स्थिति में आ जाए या आर्थिक ठहराव आ जाए तो भी यहां पर बन जाएगी, तो भी कंडीशन बन जाएगी किसकी, इसी की कंडीशन बन जाएगी। बैंकों में भरोसा कम हो जाए, ठीक है, ये भी है, बैंकों में भरोसा कम हो जाए, तो ये सब कारण एक तरह से क्या है, बन जाते हैं किसके, लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बन जाती है। और ये युद्ध अभी जैसे चल रहा है, तो जब चल रहा है तो ऐसी कंडीशंस में इस पर चर्चा होनी शुरू हो गई, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया कि भैया लिक्विडिटी ट्रैप बन सकता है। ब्याज दरें पहले से ही बहुत कम है, भविष्य को लेकर अनिश्चितता आ जाए तो भी कारण हो सकता है। कम उपभोक्ता और निवेशक भरोसा करें, अर्थात अगर कोई निवेश किया हुआ नुकसान हो गया है तो फिर लोग नुकसान नहीं उठाना चाहते और कहते हैं कि भैया इनको पैसा नहीं देना। मंदी या आर्थिक टकराव हो जाए, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ नहीं हो रही तो लोग कंपनियों पर खर्च और निवेश करना बंद कर देते हैं। बैंकों में भरोसे की कमी हो जाए तो लोगों को लगता है कि बैंक असुरक्षित है, तो बैंकों में पैसा रखना बेहतर नहीं समझते हैं। इसी कारण से किसकी कंडीशन बन जाती है, लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन बन जाती है यहां। अब यहां पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा लिक्विडिटी ट्रैप का, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है क्या, लिक्विडिटी ट्रैप का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है दोस्त, सबसे पहला प्रभाव है आर्थिक विकास की धीमी गति। अर्थात आर्थिक विकास की धीमी गति का मतलब है कि जब निवेश ही नहीं होगा, आर्थिक विकास की धीमी गति हो जाएगी। जब निवेश ही नहीं होगा तो लोग पैसा नहीं देंगे, तो इस कंडीशंस में जीडीपी घटते हुए दिखाई देती है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ते हुए दिखाई देगी, तो बेरोजगारी में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी लिक्विडिटी ट्रैप के कारण से। यह भी एक चुनौती आ जाती है। मुद्रास्फीति में गिरावट आने लगती है, ठीक है, अर्थात डिफ्लेशन की कंडीशन निकल कर आ जाती है, ठीक है। मुद्रास्फीति में गिरावट आने लगती है, मुद्रास्फीति में गिरावट आने लगती है, ठीक है, या डिफ्लेशन की कंडीशन बनने लगती है, मंदी की कंडीशन, ठीक है, डिफ्लेशन की कंडीशन बनने लगती है, डिफ्लेशन की स्थिति बनने लगती है। यह भी हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि डिफ्लेशन की स्थिति बनते हुए दिखाई दे जाए। और सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय बैंक की भूमिका भी सीमित होते हुए दिखाई देने लगती है, ठीक है, केंद्रीय बैंक की भूमिका भी सीमित हो जाती है, केंद्रीय बैंक की भूमिका भी सीमित हो जाती है। यह भी एक कारण हो सकता है। फटाफट यहां पर आपने सारे कारणों प्रभावों को समझ लिया और देख लिया बहुत कम संक्षिप्त शब्दों में। तो आर्थिक विकास दर धीमा हो जाता है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, मुद्रास्फीति दर में गिरावट और ऋणात्मक मुद्रास्फीति की कंडीशन बन जाती है, जो खतरनाक कंडीशन है। केंद्रीय बैंक की भूमिका एक तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास में अब ज्यादा विकल्प तो रहे नहीं भाई, अब इससे कम हो ही नहीं सकती है, तो ज्यादा विकल्प तो रहे नहीं। जीडीपी की ग्रोथ रेट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि लोग पैसा अर्थव्यवस्था में नहीं निवेश करना चाहते, इसलिए बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब निवेश नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उद्योग और सारी चीजें हतोत्साहित हो जाएंगी, उनका विस्तार नहीं होगा, और जब विस्तार नहीं होगा तो नौकरियां नहीं निकलेंगी। तो ये सब कारण है क्या, अर्थव्यवस्था के तरलता जाल के प्रभाव के कारण से। अब निकलने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये एक सबसे बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो निकलने के उपाय के रूप में अगर देखा जाए तो राजकोषीय नीति का प्रयोग करें। कैसे राजकोषीय नीति, सरकार को स्वयं अपने खर्च बढ़ाने पड़ेंगे। समझिएगा, सरकार को खर्च स्वयं अपने बढ़ाने पड़ेंगे और आकर खर्च करना पड़ेगा, जिससे लोगों के पास पैसा और पहुंचे। और जब पैसा एक्सेस होगा तब तो खर्च करेगा ना, ये माना जा सकता है। यहां भाई ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि भाई हो सकता है कि करे, टैक्स को कम कर दे सरकार तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा, टैक्स को कम करेगी राजकोषीय नीति के माध्यम से। अगर सरकार के पास में पैसा बचेगा, सरकार कम पैसे को एक तरह से, जब सरकार टैक्स कम करेगी तो टैक्स कम करेगी तो उससे लोगों का पैसा बचेगा,
और पैसा बचेगा तो उससे फायदा ये होगा कि लोग खर्च करेंगे और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, तो हो सकता है अर्थव्यवस्था में गति आ जाए। ऐसी राजकोषीय नीति लेकर आए। सरकार जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनको सस्ते दरों पर प्रोवाइड कराएगी या फ्री दरों पर। जैसे सड़क कह देगी फ्री यूज करो, रेल फ्री यूज करो, अस्पताल में आकर फ्री दवाई लो, आप पैसे को खर्च करो, चिंता मत करो उद्योगियों के लिए। आप यहां पर क्या है कि पैसे को खर्च करो, हम आपके लिए बेसिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। यहां तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न देने या फिर प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराना कि भैया तुम अपना पैसा निकालो, तुम चिंता मत करो, तुम अपना पैसा निकालो, तुम चिंता मत करो। इस तरह की राजकोषीय नीति अर्थात फिजिकल पॉलिसी बनाकर सरकार नियंत्रण ला सकती है। तो पहला बात तो आपको यह याद रखना कि राजकोषीय नीति के माध्यम से ला सकती है। दूसरा, लोगों को विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। लोगों का विश्वास कैसे बढ़ाना पड़ेगा? लोगों को यह संदेश देना पड़ेगा कि आपका भविष्य सुरक्षित है। बैंकों को भी कहना पड़ेगा कि भैया अगर आप यहां पर रखोगे तो फिर आपका हम पूरा ध्यान रखेंगे पैसे का, आपका पैसा डूबेगा नहीं, चिंता मत करो। आप घर पर रखे हो चोरी हो जाएगा, आप यहां रखो, इतना तो मिल रहा है ना, इतना तो मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में सकारात्मक माहौल पैदा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को आके, और लोग घर में पैसा कम रखें, नगद पर ज्यादा ध्यान दें। सरकार को कुछ ऐसी स्कीम उद्योग के लिए लानी पड़ेगी क्या कि भैया अगर आप इतना सामान खरीदते हो तो 10% आपको टैक्स में रिबेट मिल जाए। ऐसा भी कर सकती है सरकार यहाँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लोगों का विश्वास यहां पर बढ़ाना पड़ेगा जिससे लोग पैसा रखें। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण मतलब एक तरह से इससे पैसा जब लोगों के पास जाएगा, जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के पास पैसा जाएगा तो उससे क्या होगा, उनके खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, वो मांग में वृद्धि करेंगे, मांग में वृद्धि होगी तो निवेश बढ़ सकता है, निवेश बढ़ सकता है। तो वास्तव में क्या है कि गरीब और निम्न आय वर्ग को सीधी सहायता देकर जो है उनकी क्षमता को बढ़ाकर मांग में वृद्धि की जा सकती है, यह भी एक उपाय हो सकता है। और प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी यहां पर किया जा सकता है। नई तकनीक लाकर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, नए रोजगार पैदा करना और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाकर काम करने पर ध्यान देना होगा यहां। और नकारात्मक ब्याज दर, ये सबसे ज्यादा आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, नकारात्मक ब्याज दर। अब बैंक यहां पर क्या कहेगी कि भैया देखो, जैसे जापान में ये चरम उपाय है, ये सबसे लास्ट में उपाय अपनाए जाने वाला उपाय है फिर, ठीक। जैसे जापान में, यूरोप में लिक्विडिटी ट्रैप की जब कंडीशन बनी तो उन देशों ने अपनाया भी इसको, जिसमें क्या होता है कि बैंक कहता है कि अब जमा पर आपको शुल्क देना होगा, जमा पर शुल्क देना होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इसका उद्देश्य होता है कि बैंक पैसा जमा करने के बजाय कर्ज दे, कर्ज दे, और लोग नगद रखने के बजाय खर्च करें। भाई उसको आप इकट्ठा करने के बजाय क्या करें, खर्च करें। लोग इस पर फोकस्ड होकर काम करें, इस पर फोकस्ड होकर काम करेंगे तो फिर इसी कंडीशंस में क्या होगा कि इस समस्या का निजात होते हुए दिखाई देगा। निगेटिव इंटरेस्ट रेट के रूप में चीजें डेवलप करके वास्तव में क्या है, इस कंडीशन से निकला जा सकता है। ठीक है, ये तो सबसे लास्ट का उपाय है, बेसिकली सबसे अंतिम उपाय है ये, और अंतिम उपाय है तो भारत जैसे देश में हमें ख्याल से लागू करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ विकसित देशों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये लागू हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास में होल्ड करते हैं पैसा, तो वो बहुत एक तरह से क्या है कि उनके पास में हाई लिक्विडिटी वाली मनी है, इस कारण से वो इसको झेल सकते हैं। भारत के लिए थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा यहाँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें याद तो रखना ही है, नकारात्मक ब्याज दर अर्थात बैंक को अपने जमा पर शुल्क देना पड़ता है, अर्थात बैंक एक यहाँ पर क्या कर ले कि अपने जमा पर शुल्क देना एक तरह से प्रारंभ कर दे, तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा और इससे एक तरह से क्या होगा कि चीजें डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, बैंक पैसा जमा करने के बजाय कर्ज दे और लोग नगद रखने के बजाय खर्च करें, इस पर एक तरह से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, वो चीजें डेवलप की जाएंगी। तरलता जाल की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्याज दरें बढ़ती है और मुद्रा की मांग कम होती है।
ठीक है। ब्याज दरें घटती हैं और मुद्रा की मांग बढ़ती है। ब्याज दरें निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती हैं, ब्याज दरें निम्न स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और मुद्रा की मांग अत्यधिक लोचदार हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात। मुद्रा की मांग अत्यधिक एक तरह से लोचदार हो जाती है तरलता जाल की स्थिति में। याद रखें, पहले से ही बहुत कम है ब्याज दरें, और ब्याज दरें बहुत कम है तो ऐसी कंडीशंस में मुद्रा की वृद्धि, एक तरह से मुद्रा की आपूर्ति में और वृद्धि करने पर भी ब्याज दरों में और गिरावट फिर नहीं आती है। ऐसी स्थिति में भविष्य में ब्याज दर, ठीक है, उम्मीद करना छोड़ देते हैं और नगद में ही पैसा रखना शुरू कर देते हैं लोग। इसीलिए मुद्रा की ब्याज दर में मामूली बदलाव के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील अर्थात लोचदार स्थिति बन जाती है, और इसी कारण से ये चीजें निकल कर आती हैं। लोचदार वगैरह चीजें हमने समझाई हुई हैं, आप देखिएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तरलता जाल की स्थिति में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? कौन सा संभावित परिणाम है? यहाँ मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने में अत्यधिक प्रभावी हो जाती है, ठीक है। मौद्रिक नीति का अर्थव्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मौद्रिक नीति केवल मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में प्रभावी हो जाती है, मौद्रिक नीति ब्याज दरों को बढ़ाने में प्रभावी हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि मौद्रिक नीति आप प्रभावी हो जाती है तरलता जाल की स्थिति में। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तरलता जाल की स्थिति में योगदान कर सकता है? कौन सी स्थिति तरलता जाल की स्थिति में योगदान कर सकता है? फटाफट बताइएगा, ठीक है। उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीदें, मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीदें, ठीक है। भविष्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता। यही एक तरह से क्या है, कौन सा कारक तरलता जाल की स्थिति में योगदान कर सकता है? तो इसी कारण से तरलता जाल की स्थिति बनती है, अर्थात आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट है केनेसियन अर्थशास्त्र के अनुसार तरलता जाल से निकलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? सबसे प्रभावी तरीका राजकोषीय नीति है, अर्थात सरकारी खर्च में वृद्धि कर दे सरकार, सरकारी खर्च में एक तरह से वृद्धि कर दे, वही सबसे अच्छे तरीके के रूप में यहाँ पर माना जाता है यहाँ, ठीक है। कौन सा परिदृश्य तरलता जाल की स्थिति में केंद्रीय बैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है? जब अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, अपस्फीति का जोखिम करना मुश्किल पड़ जाए। यही एक तरह से सबसे बड़ा जोखिम के रूप में निकल कर आता है यहाँ, ठीक है। तो अब स्फीति के जोखिमों का मुकाबला करना केंद्रीय बैंक के लिए थोड़ा सा मुश्किल कदम के रूप में बन जाता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो याद रखेंगे, तीन हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको याद रखना। सफलता ही श्रम का साधन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और किसी भी सफलता को पाना है तो निरंतरता और अभ्यास बहुत जरूरी है। इन तीन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।